केवल 7 दिन में इंग्लिश ट्रांसलेशन करना कैसे सीखें। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी इस टॉपिक के बारे में। सबको सीखना था इंग्लिश लिखना, इंग्लिश ट्रांसलेशन कि कोई भी हिंदी में आपका वाक्य है, किसी भी हिंदी में आपका कोई भी है, उससे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है कि आपको कैसे सीखना है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है कि वो बिल्कुल जल्दी सीखना चाहते हैं। जैसे कोई भी परीक्षा आने वाला है, बहुत सारे बच्चों का भी परीक्षा आने वाला है इंग्लिश का, और उन्हें इंग्लिश लिखना ही नहीं आता, ट्रांसलेशन करना ही नहीं आता। वो रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया, बहुत सारे ट्रांसलेशन के आ जाते, वो करेंगे कैसे, लेटर राइटिंग हो गया। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको होना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन आनी चाहिए, जो कि मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। ये 7 डेज चैलेंज है, यानी 7 दिन का चैलेंज। अगर आपने ये 7 दिन का चैलेंज अच्छे से किया, अच्छे से वीडियो देखा, अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो यकीनन इन 7 दिनों में, इस एक हफ्ते में आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, यानी इन 7 दिनों में हम क्या सीखेंगे। तो देखिए एवरीवन, सबसे पहले हम बेसिक, यानी इंग्लिश लिखने का बेसिक क्या होता है, जो जैसे हिंदी का भी बेसिक होता है वैसे इंग्लिश लिखने का कि बेसिक क्या होता है, वो सब सीखेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि जो भी इंग्लिश में आप लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, कोई सा भी वाक्य, कोई सा भी, वो 3 प्रकार से होगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 प्रकार से होता है, और कोई भी प्रकार नहीं होता, सिर्फ 3 प्रकार से। यानी तो आप पास्ट में बोलोगे, प्रेजेंट में बोलोगे कि मैं ये कर रहा हूँ, पास्ट में बोलोगे कि मैं कर रहा था, फ्यूचर में बोलोगे कि मैं करूँगा। और कोई तीसरा प्रकार है क्या? कोई तीसरा प्रकार है जिसमें और भी कुछ बोल सकते हो? नहीं। तो ये तीनों को हम बिल्कुल डीपली अच्छे तरीके से समझेंगे, और जिससे आपको भी नॉलेज मिलेगी, और आपका आधा से ज़्यादा आपका समस्या यहीं पे दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। इन दोनों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे, और 7वें दिन आपकी प्रैक्टिस होगी, या फिर कंडीशनल आपको हम सिखाएंगे। तो ये है सिलेबस, जो कि आपको 7 दिन तक फॉलो करना है। अगर आपने 7 डेज चैलेंज ले लिया तो यकीनन आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। और अब इस वीडियो के बाद एक भी क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर का, कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी वाक्य हो हिंदी का, उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ही के जाओगे। तो चलिए बिना देरी किए अब हम बेसिक को समझ लेते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि इंग्लिश का मोस्ट बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक क्या होता है, तो देखिए आपके सामने ही है, यही 3 इंग्लिश के मोस्ट बेसिक होते हैं। सबसे नीचे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये आपको हर जगह इंग्लिश में बोलेंगे, हर जगह आपके इंग्लिश में मिलेंगे। ये आपको इंग्लिश लिखना है, ट्रांसलेशन करना है, आपको इंग्लिश बोलना है, हर जगह ये आपको तीनों दिखेंगे। इन तीनों के बिना आप एक सेंटेंस तक नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ ये 3। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी भी आप बोल रहे हो, ये तीनों का उपयोग कर रहे हो हिंदी में भी, वो कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। तो देखिए पहले हम सब्जेक्ट समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश में। इसे हम हिंदी के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि वैसे ही हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में हम एक्सपर्ट हैं ही। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, या फिर जो काम कर रहा होता है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, जाने का काम कौन कर रहा है, सवाल पूछिए, जाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। वो अंग्रेजी बोलेगा, कौन बोलेगा? काम कौन करेगा बोलने का? वो हो गया सब्जेक्ट। जो भी काम करता है, कोई भी काम है जो भी करता है, वो होता है सब्जेक्ट, या फिर जिसके बारे में बात हो रही होती है। जैसे तुम अच्छे हो, यहाँ पे काम तो कुछ हो नहीं रहा, वो अच्छा है, बस उसके बारे में बताया गया है कि वो अच्छा है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा है तुम अच्छे हो, यहाँ पे बताया जा रहा है, इसके बारे में बात हो रही है, तुम के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हमारा ये सब्जेक्ट हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं वर्ब की। तो वर्ब किसे कहते हैं? कोई भी काम हो रहा है उससे आप वर्ब करोगे। कोई भी काम हो रहा है, जैसे गो एक वर्ब है, ईट यानी खाना वर्ब है, गो, ईट, कम, बहुत सारे ये सब वर्ब है। जो भी काम है इंग्लिश में, जो भी काम है वो सब वर्ब है। जैसे मैं जा रहा हूँ, जाने का काम, जा ये एक वर्ब हो जाता है।
वो अंग्रेजी बोलेगा। तो यहाँ पे बोलने का काम हो रहा है, बोलना एक वर्ब है स्पीक, जिसे इंग्लिश में स्पीक बोला जाता है। तुम अच्छे हो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई वर्ब है नहीं, लेकिन ये भी एक वर्ब ही जैसा है अच्छे, तो इसे आप वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट वो होता है, जैसे सब्जेक्ट है फिर उसके बाद वर्ब है फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा है तो उसका असर जिस पे पड़ रहा है वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप से आपको बता देता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। कौन जा रहा है? मैं। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, जाने का काम हो रहा है तो जाने का काम हो रहा है तो वो हो गया वर्ब। और किस पे असर पड़ रहा है? घर पे। कहाँ जा रहा है? वो घर पे जा रहा है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे घर, घर हो गया ऑब्जेक्ट। वो अंग्रेजी बोलेगा यानी वो काम करेगा बोलने का, तो किस पे असर होगा? अंग्रेजी पे। तुमने भाषण दिया, तुमने भाषण दिया, तो यहाँ पे जो भाषण है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और थंबनेल में मैंने डीएसएल सर की, धर्मेंद्र सर की फ़ोटो लगा रखी है। वो इसलिए लगा रखी है क्योंकि उन्होंने एक वीडियो बना रखा था 7 डेज चैलेंज पे, तो वहीं से प्रभावित होकर मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। तो एवरीवन, आपको ये तो समझ में आ गया ना, ये बिल्कुल मोस्ट बेसिक है, इंग्लिश का मोस्ट बेसिक। और यहाँ पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में रिलेशन भी समझा देता हूँ कि हिंदी में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाता है फिर उसके बाद वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा होता है कि पहले होता है सब्जेक्ट फिर होता है वर्ब फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो ऐसा होता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो अब बात कर लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल की। तो ये भी एक सिंपल सा टॉपिक है। तो देखिए, सिंगुलर और प्लूरल में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बच्चे थे, आपने स्कूल में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। सिंगुलर यानी वो जो एक होता है और प्लूरल यानी वो जो कि बहुत सारे होते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड एक, जैसे फ़ोटो में आप देख ही सकते हैं चाइल्ड मतलब एक, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे। जैसे फुट, फीट, फुट बोला जाता है एक पैर के लिए और फीट यानी दोनों पैरों के लिए। जैसे कि ज़्यादा पैर हों तो उन्हें फीट बोला जाता है। वैसे ही है माउस, माउस यानी एक चूहा, माइस, माइस यानी बहुत सारे चूहे। तो मुझे पूरी उम्मीद है एवरीवन कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो एवरीवन, अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसका भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन यानी वो होता है जैसे आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन होता है। जो भी बात कर रहा है, जो भी इंसान है, जो भी काम कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन यानी आई वी, एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो हो जाते हैं फर्स्ट पर्सन के, आई और वी। और सेकंड पर्सन यानी आप, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे, ध्यान दीजिए आपसे, तो आप हो मेरे सेकंड पर्सन यानी सेकंड पर्सन का यू होता है। और थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन बाकी सब, आई और वी मैं हो जाता हूँ और यू हो जाते हैं आप। लेकिन इसके बाद जो भी आता है वो सब थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, कार, बाईसाइकिल, लैम्बोर्गिनी, बुर्ज खलीफा, जो भी बाकी सब, सीमेंट, घर, बालू, सब का सब हो जाता है थर्ड पर्सन। तो इतना सारा आज हमने सीखा, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? पहले आप ये कमेंट में लिख के मुझे दे दीजिए कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, मैं अगली क्लास के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लिख के दे दीजिए, लिखत में मुझे दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको बता दूं कि इतने ही से काम नहीं चलेगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी बहुत सारे वोकैबुलरी आपके लिए लिखने वाला हूं। उन्हें आपको याद करना है, आपको अपनी वोकैबुलरी मजबूत करनी है, तभी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस हिंदी में लिख रखे हैं, उससे हम प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आज हमने सीखा उसकी प्रैक्टिस यहाँ से हम करेंगे। तो पहले हम यही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कर लेते हैं। मेरे पास कार है। अब बताइए यहाँ पे जो मेरे है ये कौन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है? मेरे, मेरे यानी मैं, और मैं का क्या होता है? आई। तो आई क्या होता है? आई फर्स्ट पर्सन होता है ना? हाँ, हमने अभी अभी तो देखा, आई होता है फर्स्ट पर्सन। तुम इस क्षेत्र के निवासी हो। तुम कौन होता है? तुम यानी यू, आप, हाँ आप। अरे आप तो सेकंड पर्सन है, तो इसका हो जाएगा सेकंड पर्सन। वो अपने, आप जा रहा है,
वो यानी कौन, ना आप हो ना मैं हूँ तो कौन है, वो हो गया थर्ड पर्सन। कार की कीमत पर उपलब्ध है। कार कार क्या हो गया, ना ये फर्स्ट पर्सन है ना ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है क्या, हाँ थर्ड पर्सन। जो भी फर्स्ट पर्सन ना हो और सेकंड पर्सन ना हो वो सब के सब थर्ड पर्सन है। कार, हिमालय पर्वत, जो भी मान लो वे भी अच्छे हैं, वे भी अच्छे हैं। तो ये वे क्या है, ये भी थर्ड पर्सन है। तो अब बात कर लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल की भी, वो भी हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कार की कीमत पर उपलब्ध है। तो यहाँ पे कार क्या है, क्या ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल है। कार कार यानी एक, तो एक तो हो गया सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है। वे भी अच्छे हैं, तो वे सिंगुलर है या प्लूरल है। वे यानी बहुत सारे लोगों को वे बोला जाता है कि वे अच्छे हैं, वे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए, एक आदमी के लिए नहीं। तो इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। वो अपने आप जा रहे हैं, वो क्या है, वो एक इंसान के लिए बोला जा सकता है, हाँ बोला जा सकता है, तब ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इनकी। वो अपने आप जा रहे हैं, तो वो जा रहे हैं, काम कौन कर रहा है, वो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, वो, तो पता चल गया सब्जेक्ट। अब हम इसी में वर्ब भी ढूंढ लेते हैं। वो अपने आप जा रहे हैं, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, तो जाने के लिए गो का उपयोग होता है। तो ये रहा, मैंने अपना वर्ब भी ढूंढ लिया जो कि है गो। तो चलिए यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट भी ढूंढ लेते हैं। वे अपने आप जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये सारी बातें आपको अनुभव के साथ पता होती चली जाएगी। मेरे पास कार है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे पास कार है। कार हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और इस क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा। तो मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि अगर आप अगली क्लास को भी लेने के लिए एक्साइटेड हैं तो बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि नेक्स्ट क्लास, बस ये लिख दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके लिए अगली क्लास के लिए मुझे मेहनत करनी है। तो लिख दीजिए। तो तब तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए, हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।